हाँ बच्चों, आज हम लोग आगे के क्रम में क्लास 9th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस सब लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर बीच में एक गोलीय संरचना होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो चलते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। बच्चों, केंद्रक की खोज डिस्कवरी जो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुई थी। कोशिका के मध्य सपोज करिए ये सेल है, सेल के अंदर बीच में सेंटर में स्थित एक केंद्रक होता है। तो सेल की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, जबकि न्यूक्लियस की खोज 1831 ईस्वी में हुई। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रक कक्ष, कंट्रोल रूम। ऑल सेल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल। कोशिका की सभी क्रियाशीलताएं केंद्रक कोशिकांग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम कहते हैं। अब कोशिकाओं में, सेल्स में, कुछ सेल्स में एक ही केंद्रक होते हैं, उनको यूनिन्यूक्लिएटेड, एक केंद्रकीय कोशिका, और कुछ में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रेड ब्लड कार्पेस्किल, लाल उदर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन वही कैमल ऊंट जो है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। केंद्रक बच्चों सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आप पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियंस जिसमें प्रारंभिक न्यूक्लियस हो, अर्थात केंद्रक द्रव में केंद्रक, कोशिका द्रव में केंद्रक विलीन हो। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बियरिंग होती हैं, पूर्ण विकसित केंद्रक को धारण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। जैसे ऑल एनिमल्स एंड प्लांट, सभी जंतु एवं पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती हैं। इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु कोशिकाएं, बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल इत्यादि में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बच्चों ये देख रहे हैं, इसकी संरचना में केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सबसे बाहर की तरफ एक दोहरे आवरण, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसको के अंदर जगह जगह छिद्र है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह छिद्र है, जिसको न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला कहते हैं, जो केंद्रक द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसमें कुछ सूत्रवत संरचनाएं देख रहे हैं। ये सूत्रवत संरचनाएं, एक क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन धागे हैं। यही क्रोमेटिन धागे बच्चों कोशिका विभाजन के समय विभाजित होकर छोटे व मोटे होकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसमें देख रहे हैं गोलीय संरचना है, जिसको न्यूक्लियोलस केंद्रिका नाम देते हैं। आगे के क्रम में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भरा हुआ जो द्रव्य होता है, द्रव पदार्थ, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक की संरचना है और प्रत्येक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब सबसे पहला केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है। इसका नीचे डबल मेम्ब्रेन, दोहरे आवरण वाली झिल्ली होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, दोहरे आवरण की झिल्ली होती है। इसमें जगह जगह पोर, छिद्र होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर, केंद्रक कला छिद्र के नाम से जानते हैं।
ये न्यूक्लियर पोर क्या करती है बच्चों, जब एक केंद्रक कोशा के अंदर होता है तो केंद्रक के अंदर से कोशा के अंदर अर्थात केंद्रक द्रव्य से कोशा द्रव्य में और कोशा द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करती है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का कार्य में मदद करती है ये न्यूक्लियर पोर। दूसरा आता है आपका केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक कला से घिरा हुआ एक लिक्विड होता है जिसको केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसी केंद्रक द्रव्य में देख रहे हैं कि केंद्रिका और क्रोमेटिन थ्रेड जो है, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस जो है ये केंद्रिका पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। अब आगे के क्रम में केंद्रक जालिका न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमेटिन थ्रेड एक ही है। क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जब एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है तो कोशिका विभाजन के समय एक क्रोमेटिन थ्रेड विभाजित होकर के, डिवाइड होकर के छोटे व मोटे हो जाते हैं। डिवाइड एंड फॉर्म क्रोमोसोम, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात क्रोमेटिन थ्रेड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के निर्माण में ये भाग लेते हैं। बच्चों इस केंद्रक जालिका के अंतर्गत इसमें कुछ नेचर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन का अर्थ है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसका नाम आप जानेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए होता है फाउंड इन क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के समय, उसमें जो है डीएनए पाया जाता है। थोड़ा सा अतिरिक्त आपको बताएं, कोशा को कंट्रोल रूम कहा गया है यहाँ, तो ये डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं बच्चों, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, इनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो बच्चों डीएनए एक्ट एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, इसीलिए फाउंड इन क्रोमेटिन इसी गुणसूत्र में होता है और यही गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को लेकर जीन्स के द्वारा लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। अब जो दूसरा न्यूक्लिकम आरएनए होता है, ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका और साइटोप्लाज्म में होता है और टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में मदद करता है, राइबोसोम के निर्माण करके। आगे के क्रम में हम लोग अगला पढ़ेंगे केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये केंद्रिका बच्चों, केंद्रक द्रव में उपस्थित यही संरचना है न्यूक्लियोलस केंद्रिका। इसकी खोज 1840 ईस्वी में इसको सबसे पहले वैज्ञानिक वैगनर, एक वैज्ञानिक है वैगनर ने देखा था, जबकि
1840 ईस्वी में ही बोमेन वैज्ञानिक है, इसका नाम जो है केंद्रिका रखा, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका रखा। तो बच्चों इस केंद्रिका की खोज जो है 1840 में वैगनर ने किया था, इसको देखा था, जबकि 1840 में बोमेन ने इस संरचना को केंद्रिका नाम दिया। तो इस तरह से इस न्यूक्लियोलस की खोज हुई है। इसमें ये आरएनए, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में उपस्थित होकर के आरएनए का निर्माण करता। आरएनए बच्चों 3 तरह का होता है। राइबोन्यूक्लिक आरएनए में mRNA, tRNA और rRNA। मैसेंजर आरएनए ये संदेश वाहक आरएनए है, ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है और ये आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है। तो इसमें टीआरएनए का निर्माण करता है। केंद्रिका क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, ये टीआरएनए का निर्माण करती है। और ये टीआरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो बच्चों आगे के क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य। बच्चों सबसे पहला ये सेल के अंदर, सेल्स कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कंट्रोल रूम का कार्य करता है। कंट्रोल रूम इसको कहते हैं नियंत्रण कक्ष। अब देखिए कंट्रोल रूम क्या है। अभी आपको बताया गया कि न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जो 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, हेटी मटेरियल है, जो आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, अर्थात ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। ये लक्षण गुणसूत्र में निहित होते हैं, जीन्स के द्वारा स्थानांतरित होते हैं और पैरेंट कैरेक्टर डॉटर्स में पहुंचते हैं। पैतृक कोशिका से लक्षण पुत्री कोशिका में पहुंचते रहते हैं। इस आधार पर केंद्रक जो है कोशिकाओं में नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम का कार्य करता है। दूसरा कार्य बच्चों है आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, इसको हेटी मटेरियल, हेरेडिटरी मटेरियल
कहते हैं। अभी आपको बताया गया आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करता है। यदि डीएनए नहीं होता तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं बनते, और आनुवंशिक पदार्थ नहीं बनते तो आनुवंशिक लक्षण नहीं बनते, और आनुवंशिक लक्षण नहीं बनते तो पैतृक गुण जो है पुत्री कोशिकाओं में, पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में गुणों का स्थानांतरण नहीं होता, और गुणों का स्थानांतरण नहीं होता तो पैतृक जीव की तरह पुत्र जीव नहीं बनते, अर्थात जनन की क्रिया संचालित नहीं होती। जनन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसी को जनन कहते हैं। तो बच्चों, इसमें केंद्रक का जो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है अहम भूमिका अदा करता है। किस रूप में? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। अगला तीसरा कार्य है कंट्रोल द नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या का नियंत्रण। अब देखिए, कोशिकाओं की संख्या का नियंत्रण। बच्चों, सेल थ्योरी में आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ सेल, कक्षा 8 में, कि नंबर ऑफ सेल्स कोशिकाओं के समूह से टिश्यू फॉर्म होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है कम टू कांटेक्ट ईच अदर फॉर्म लिविंग बॉडी, एक दूसरे के संपर्क में आकर जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंगों के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अर्थात कंट्रोल द नंबर ऑफ सेल, तो एक सेल में एक केंद्रक होता है। इस तरह से बहुत सी कोशिकाएं में केंद्रक निहित होकर उसकी संख्या को निश्चित करता है, न्यूमरल वैल्यू सेल की देता है, और ऊतक के निर्माण, अंग के निर्माण, अंग तंत्र के निर्माण, और जीव के शरीर के निर्माण, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, सब में ये समान रूप से कार्य करता है। तो इन सब कार्यों की दृष्टि से केंद्रक, कोशिकांग, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल को जो है कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। थैंक यू।